बाजार में लगातार तीसरे दिन खरीदारी, निफ्टी 22,400 के करीब। मिड कैप और स्मॉल कैप में कहीं बेहतर तेजी, रियल एस्टेट शेयर्स ने दिखाया कमाल। चौथी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शानदार नतीजे, सभी सेगमेंट में बेहतरीन ग्रोथ। FY24 में प्री टैक्स मुनाफा 1 लाख करोड़ के पार। नतीजों के बाद ब्रोकरेज बुलिश, जेफरीज ने दिए 3380 के टारगेट। शेयर में हालांकि फ्लैट कारोबार। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की एक ब्रांच में करीब 150 करोड़ रुपए के फ्रॉड से शेयर पर दबाव, 4% नीचे। वायदा का टॉप लूजर, हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी। कंपनी ने आज आने वाले नतीजे टाल दिए। FPO को मिले शानदार रिस्पांस से वोडा आइडिया में जोरदार तेजी, शेयर 5% से ज्यादा चढ़कर बना। वायदा का टॉप गेनर, करीब 7 गुना सब्सक्राइब हुआ FPO। अच्छे नतीजों से शेयर में जबरदस्त एक्शन। 5 तिमाही के मुनाफे में आने के बाद तेजस नेटवर्क में 20% का अपर सर्किट। हटसन एग्रो, स्टर्लिंग विल्सन में भी नतीजों के बाद 10% की तेजी। तो बहुत ही बढ़िया तेजी यहाँ पे 22,400 के ऊपर टिका हुआ है निफ्टी और 48,000 के ऊपर टिका हुआ है बैंक निफ्टी। और मिड कैप में तो देखने लायक बनती रही, जबरदस्त 400 पॉइंट की मजबूती, लगभग 1% की तेजी, और इसीलिए ब्रॉडर पिक्चर बढ़िया दिख रही है। गाबा जी से एक क्विक चेक लेते हैं। गाबा जी नमस्ते सर, कैसा लग रहा है सर मार्केट आज का? मार्केट ठीक ही लग रहा था। इतना दिक्कत है कि सिर्फ गुड मॉर्निंग टू यू कि थोड़ा एक गैप अप खुला, वो खुलना नहीं चाहिए था। इसलिए बाय कहाँ हो सेल कहाँ हो, दिक्कत वहां आती है। अब बाय मोड पर तो है, थोड़ा नीचे आता है या फिर ऊपर जाता है या फिर यहां से नीचे आता है फिर कल ऊपर जाता है, ये कहना मुश्किल, लेकिन लगता है मुझे ट्रेड मिलेगा ऑन द लॉन्ग साइड अगर करीब अराउंड 130 के आसपास। तब तक मुझे लगता है बाय तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बाय मोड पर है। बाय मोड पर है लेकिन बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं मिले, लेकिन बाय सिग्नल पर है। बिल्कुल इतना कहूंगा, बैंक निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी। ओके, चलिए बातचीत शुरू करने से पहले एक बार परसिस्टेंट सिस्टम्स के मैनेजमेंट से बातचीत कर लेते हैं। कंपनी के हाल में तैयार चौथी तिमाही के नतीजे बेहतर थे, जैसा बाजार का अनुमान था बिल्कुल वैसे ही थे, लेकिन आगे का आउटलुक बहुत अच्छा नहीं और मार्जिन बहुत इम्प्रूव नहीं दिख रहे, इसलिए बाजार को नतीजे एक झटके में पसंद नहीं आया, स्टॉक काफ़ी नीचे गया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO सुनील सप्रे जी हैं। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। हमने देखा नतीजे तो ठीक ठाक थे, इन लाइन थे, लेकिन मार्केट ने बहुत नीजर्क रिएक्शन दिया है और उनको शायद कुछ ज़्यादा उम्मीदें थी आपसे, और जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन है मार्जिन में वो ज़्यादा दिख रहा है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप इसको सर? हमारे हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, तो जो लीडिंग इंडिकेटर है ऑर्डर बुकिंग्स, TCV और ACV दोनों एज पर ट्रेंड और एक्सपेक्टेशन है। सो दोज बोथ द नंबर्स आर सेटिस्फैक्टरी। जहां तक रेवेन्यू ग्रोथ है, इट इज 3.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड दैट इज ऑल्सो आई वुड से टॉप ऑफ द क्वार्टाइल काइंड ऑफ अ नंबर। नाउ व्हेन इट कम्स टू मार्जिन्स, जैसे आपने कहा कि मार्जिन में थोड़ा सा नमी है, तो that is mainly on the back of the ramp-ups that are happening in the recently won deals. और आप देखेंगे कि अगर recently जो market में situation है macro environment में, there is an opportunity for a challenger vendor like us, where we can make significant difference in the transformation journey of clients, and which is where we are playing currently. लेकिन इस प्रोजेक्ट्स में लास्ट 2 क्वार्टर्स में जो डील विंस हैं, उसमें ऑन साइट रैंप अप काफी स्ट्रांग है और वो हमारे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट में भी आपको दिखेगा। और बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ शॉर्ट टर्म यू कैन से कॉस्ट इंक्रीज अराइजिंग आउट ऑफ दी सब कॉन्ट्रैक्टर्स। जैसे ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑन साइट टू ऑफशोर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्ट होंगे, विच इज वेयर द एक्चुअल बेनिफिट्स विल अक्रू टू द क्लाइंट्स, and that is the reason why we have also added about 500 people offshore. आपने अगर देखा होगा हमारा हेडकाउंट इंक्रीज जो हुआ है, उसमें हेडकाउंट में ऑफशोर इंक्रीज भी है, और जिसके चलते थोड़ा सा यूटिलाइजेशन में सॉफ्टनेस है। यूटिलाइजेशन हमारा लास्ट क्वार्टर 81.5% था, इस क्वार्टर 80% है। तो ये दो लीवर्स जो हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स कन्वर्जन इनटू ऑफशोर एंड इंप्रूविंग द ऑफशोर यूटिलाइजेशन इटसेल्फ, will kind of bode well for us over the next few quarters, as we go into the next year.
सो फोकस रहा है कि टू इंश्योर दैट वी आर एबल टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी while holding the margins. सुनील जी, आप कह रहे हैं कि ऑन साइट रैंप अप हुआ है और काफ़ी है, ऑफशोरिंग भी हुई है, हेडकाउंट बढ़ा इसलिए कॉस्ट इंक्रीज हुई है। क्या ये जो डील्स हैं वो रीप्राइस हो रही हैं या छोटी छोटी डील्स हैं बहुत सारी, उसमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है आपको? अभी डील्स में मेरे ख्याल में प्राइसिंग प्रेशर से ज्यादा जो नेचर ऑफ डील्स हैं उसमें दो टाइप के डील्स मार्केट में हम देख रहे हैं। एक तो है कि कार्व आउट डील्स है जो हम लास्ट 2 क्वार्टर्स में उसके लिए डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि जब भी एक आध प्राइवेट इक्विटी कोई कंपनी को कार्व आउट करती है तो उसको कंप्लीट ग्रीनफील्ड आईटी स्टैक एनएस सर्विसेज के नेचर में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक ट्रेंड मार्केट में है। दूसरा ट्रेंड जो है, लार्ज एंटरप्राइज कस्टमर्स आल्सो आर लुकिंग एट कैपेक्स बीइंग कन्वर्टेड टू ओपेक्स। सो जब भी कैपेक्स कन्वर्जन टू ओपेक्स होता है तभी हमारे P&L में आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है, क्योंकि वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग द कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द एनवायरनमेंट टू द कस्टमर। सो these are the factors where the business trend is happening on the deal side. और जहां तक short term pressure on margins की बात है, yes, you are right that this quarter being the quarter where the maximum on-site ramp up has happened, जैसे अक्टूबर से ये ramp up चालू हुआ था. So by and large, this ramp up is behind us, and this quarter will be the quarter where we start converting from on-site to offshore and improve the margins. ओके मिस्टर सप्रे, क्या BFSI में अभी भी दिक्कतें हैं, वीकनेस बनी हुई है कंटिन्यूसली? हेल्थ केयर हालांकि ठीक ठाक कर रहा है अभी भी। सो परसिस्टेंट के लिए जो हमारे 3 वर्टिकल्स हैं, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेस विल कंटिन्यू टू लीड ग्रोथ फॉर अनदर कपल ऑफ क्वार्टर्स प्योरली बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट और जो हमारे डील विंस हुए हैं जो रैंप अप हो रहे हैं। और जैसे आप देखेंगे कि BFSI compared to other players, because we operate in slightly different part of the segment where our BFSI revenues also include product engineering business, which we do for the software product companies. So it is not pure play banks alone that is included in our BFSI. तो जो वीकनेस है एक्चुअली वो जो बैंक्स में है ज्यादातर compared to the financial services product engineering work that we do, where we call it as software product companies or fintechs, that kind of work. So that continues to remain resilient, and that's the reason we have been able to register some growth in BFSI as well. So overall, if you look at it, it is healthcare, life sciences followed by BFSI, and software high tech जो technology company sector है, that will take probably 1 or 2 quarters to come back to a growth, which earlier software high tech used to be probably number 2 and BFSI was much weaker. For now, 1 to 2 quarters we may expect software high tech to still take time to regain the, और उसका base भी बड़ा है because it's about 48% of our revenues. So percentage growth के हिसाब से वो थोड़ा सा soft है। जी सुनील जी, लास्ट क्वेश्चन, जो कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो US एज ऑलवेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अदर मार्केट्स में खास तौर पे EU में बहुत अच्छा कामकाज नहीं हो रहा, तो कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? ज़्यादा फोकस और US में बढ़ाएंगे, ज़्यादा काम वहाँ से ले लेंगे, ऐसे मैनेज करेंगे क्या? नहीं, देखो हमारे हिसाब से I mean US will continue to dominate. There is so much opportunity here that and for us to operate in the different verticals and micro verticals that we are operating, US still will offer the best opportunity. But that said, we definitely are working on Europe. It is not something that we want to allow the softness that has happened in the last couple of quarters because of certain issues that we have faced. But we are working on it, and we expect Europe also to start growing. ओके सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये डिटेल करने के लिए कि आगे कामकाज कैसा चलेगा। गाबा सर, एक क्विक चेक आपका चाहिए। परसिस्टेंट सिस्टम में नतीजों के बाद स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है, अब क्या ठीक लग रहा है आपको चार्ट पे?
परसिस्टेंट सिस्टम का मैं चार्ट निकाल ही लेता हूँ यहाँ पर। यस, थोड़ी गिरावट आई है लेकिन सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगता है ये सपोर्ट तोड़ेगा। 3491 पर ट्रेड कर रहा हूँ और लगता है अगर नेक्स्ट मूव आता है तो शायद 3400 3200 भी पॉसिबल, जहां पर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तब तक मेरे ख्याल से बाय सिग्नल नहीं है, बाय सिग्नल मिलेगा करीब 3900 के बाद ऊपर, तब तक छोड़ देना चाहिए परसिस्टेंट सिस्टम। छोड़ देना चाहिए। 3200 तक भी ये गिर सकता है और ये सपोर्ट टूटने की पूरी संभावना यहाँ पे दिख रही है। गावा सर, वोडा आइडिया आज का सबसे बढ़िया आइडिया है ये। एक्चुअली एक जमाना था मैं बोल रहा था आइडिया इज नॉट अ गुड आइडिया, लेकिन आइडिया इज अ गुड आइडिया ना। 63 13 का स्टॉप लगाइए, 12.5 का स्टॉप लगाइए और थोड़ा इसको डिलीवरी पे लेना चाहिए और उसको होल्ड करना चाहिए, ना ऑप्शंस करना चाहिए ना फ्यूचर्स करना चाहिए। 15 16 17 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। तो यस, बाय एंड होल्ड स्टॉक है। आइडिया लुक्स लाइक अ गुड आइडिया। लेकिन इसको आप जो है पोजिशनल लीजिए, इक्विटी में लीजिए, ऑप्शंस के थ्रू मत खेलिए। चलिए अब सवाल लेते हैं फटाफट। एपी मित्तल हमारे साथ हैं ग्रेटर नोएडा से। मित्तल साहब बताइए। ये है मेरे पास हाँ 775 पे। ओके, नुकसान है सर आपको तो अभी तगड़ा। मेरे पास यूपीएल है सर। मैंने सुन लिया सर, मैं कह रहा हूँ नुकसान हो रहा है बहुत। है हाँ। अच्छा, अपना पहले टीवी का वॉल्यूम बंद करिए आप, वरना आपको हमारी बात सुनाई नहीं देगी। हाँ हाँ। गावा सर, यूपीएल में बताइए क्या करना चाहिए। है अब? यूपीए का जो चार्ट है बेसिकली वीक था, लेकिन करीब कह सकते हैं 2-3 महीने से एक अच्छा बेस बना हुआ है। यूपीए 450 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है, ऐसा लग रहा है। 2 अटेम्प्ट हुए हैं अप मूव जाने के और 2 सेकेंड अटेम्प्ट के बाद अब ट्रेड करा ऐसी जगह पर, यहां से जो थर्ड अटेम्प्ट मिलेगा वो उसको पार कर लेगा। तो 500 है, ये 500 पार करने के बाद फिर मुझे लगता है ये बॉटम आउट हो जाएगा यूपीए। तो इट्स अ लॉन्ग हॉल, 2-3-4 महीना 6 महीना रख लीजिए, मेरे ख्याल से आपको मुनाफा मिलेगा। नेक्स्ट रेसिस्टेंस है 550-600 का, लेकिन अब की बार 500 पार कर लेगा ऐसा मुझे लगता है। यूपीएल मेरे ख्याल से होल्ड बार 500 पार कर लेगा। अगला सवाल है पुष्कर सक्सेना का पटना से। पुष्कर जी बताइए। नमस्ते सर जी। मेरे पास हनीवेल ऑटोमेशन के 2 शेयर हैं, 31,450 के करीब है। मैं इसे अगले 2-3 साल तक रोक सकता हूँ, कृपया इसका भविष्य बताने की मेहरबानी की जाए। गावा सर, हनीवेल ऑटोमेशन का क्या भविष्य है? हनीवेल ऑटोमेशन बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। 44,800 पे चार्ट है, 44,000 43,000 इसमें जब भी कोई डिप्स मिलती है मेरे ख्याल से बाइंग अपॉर्चुनिटी, करेक्शन से एब्जॉर्ब हो रहा है, अप मूव ऑन। अब नियर टर्म टारगेट करीब 46 होगा, लेकिन मुझे लगता है ये 50,000 मैटर ऑफ टाइम लगेगा। ये बाय एंड होल्ड स्टॉक है, इसमें शॉर्ट कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से देखता हूँ तो एक ब्रेकआउट मिला है, ये 50,000 इस बार पार कर ही लेगा, तो अब की बार 50,000 पार कर लेगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो ये सब बाय एंड होल्ड स्टॉक हनीवेल। अब की बार 50,000 पार होल्ड करिए सक्सेना जी आप इसको, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा जौहर इंदौर से। सीमा जी बताइए। नमस्कार सर, मैं इंदौर से बोल रही हूँ सीमा जी। सर। मेरे पास इन्फोसिस है 1530 के भाव के 133 शेयर, उन्हें मैं दिसंबर तक रख सकती हूँ। आप ट्रेडर हैं इन्वेस्टर हैं? सर दोनों ही हूँ। इन्फोसिस इन्फोसिस में क्या थी, ट्रेडर थी कि इन्वेस्टर थी? सर इन्वेस्टर हूँ मैं। नहीं, इन्फोसिस जब खरीदा था तो किस लिहाज से खरीदा था, ट्रेडिंग के लिए? सर मैंने रखने के लिए नहीं, रखने के लिए ही खरीदा था। मैंने 1600 के रेट में खरीद लिया था। हाँ। बट वो फिर उसको एवरेज करने के चक्कर में लेती गई तो 133 तक आ गया। ओके गावा सर, डाउनवर्ड्स एवरेज किया है सीमा जी ने और भी भाव इनका है 1530 और चल रहा है 1436। क्या राय बनती है, दिसंबर तक होल्ड करना चाहती हैं? देखिए ऐसा है कि मैंने ऐसे ट्रेडर्स को जो लॉस करते हैं फिर उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, उनके लिए मैंने नया टर्म कॉइन किया है, इनवॉलंटरी इन्वेस्टर। वॉलंटरी नहीं, अब इन्वेस्टर बन गए, ठीक है, अब होल्ड कीजिए। कंपनी तो बहुत अच्छी है, रिजल्ट्स खराब आए मैंने सुना है, लेकिन जो अभी ट्रेड कर रहा है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से एक सपोर्ट जोन है 1380 का, अगर टूटेगा तो 1250 जाएगा,
लेकिन ये स्टॉक 2, 3, 4 साल, 5 साल होल्ड करना चाहिए। ये वैसा स्टॉक है, इसको ट्रेडर की नजर से नहीं लेना चाहिए। अगर ट्रेडर की नजर से लिया तो फिर एग्जिट भी होना चाहिए इंस्टेंटली, या आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर। अगर आप इन्वेंटरी इन्वेस्टर बन ही गए हैं तो फिर कंटिन्यू होल्डिंग है, 2-4 क्वार्टर लगेंगे लेकिन मुनाफा बनेगा। क्या करेंगे, रुकेंगे इसमें, लंबा रुकना पड़ेगा? जी हाँ सर। सर मैं दिसंबर तक तो रुक सकती हूँ, या अगले दिसंबर तक रुक सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं रुक पाऊंगी। मतलब ये अगले दिसंबर तक तो हो गया आपका, पौने 2 साल। जी हाँ। हाँ, तो इतना रुक जाएगा गावा सर। 2 दिसंबर 2025 तक रुकेगी सीमा जी, तब तक चलेगा, ठीक है। अभी इन्होंने दिसंबर किया नहीं, वो तो नेक्स्ट दिसंबर है। नहीं, दिसंबर का चक्कर क्या है? इसको तो दिसंबर सर करना है और होल्ड करना है एक्चुअली बस। नहीं, जब घर में अगर पैसों की जरूरत रहेगी तो मुझे निकालना भी पड़ेगा, इसलिए मैं दिसंबर तक रुक सकती हूँ। वो तो करना चाहिए, अगर पैसे की जरूरत हो तो निकाल देना चाहिए, बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो पैसे की जरूरत हो तो ही निकालिएगा, वरना फिर अगले दिसंबर तक रुकिएगा, दिसंबर 2025 तक। और कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी इस समय थोड़ा सा आईटी का सेक्टर ठीक नहीं चल रहा है। अगला सवाल है निशीश कुमार का, कानपुर से। आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ नमस्कार जी, नीरज जी नमस्कार, हाउ आर यू? अब मैं बढ़िया हूँ। आपका नाम निशीश है? जी निशीश। बताइए निशीश जी, क्या हेल्प की जाए आपकी? बस निशीश, मेरे को पूछना था, मेरे पास टाइटन 150 शेयर और बिरला कॉर्पोरेशन 150 शेयर। भाव तो बताओ। और मेरे को जी इनके रेट्स जो है वो है 3600 टाइटन का है और 1525 है बिरला कॉर्पोरेशन का, 150 ईच। आप क्या है, इन्वेस्टर हैं कि ट्रेडर हैं? मैं इन्वेस्टर हूँ एक्चुअली। मैं चाहता था मीडियम या लॉन्ग टर्म में इसको अगर रखता हूँ तो क्या आउटलुक रहेगा, ये जानना चाह रहा था। जी गावा सर, बिरला कॉप 1525 पे लिया है, निवेशक हैं, क्या राय बनती है? होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सपोर्ट है, वीकनेस है, लेकिन 1380 के आसपास सपोर्ट है। लेकिन ये स्टॉक का चार्ट बढ़िया है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, फिर एक अप मिलेगा। बढ़िया कंपनी है, सीमेंट पैक है, तो सीमेंट क्षेत्र अच्छा ही करने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये होल्ड है स्टॉक। और टाइटन 3600 पे लिया है। हाँ, गावा सर, टाइटन भी लिया है 3600 पर। टाइटन भी लिया है, मैंने सुना नहीं है सर। हाँ, टाइटन 3600 पे। टाइटन तो स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, इसमें डिप मिलती है, खरीदा नहीं चाहिए। अब 36 पे लिया है, 3627 पे ट्रेड कर रहा है, इसमें अप मिलेगा। थोड़ा रेसिस्टेंस करीब 3800 के आसपास है। अगर आप ट्रेडर है तो 3800 के आसपास निकल जाएगी, अगर आप ट्रेडर है तो। वरना तो होल्ड कीजिए, इसमें जब ये ब्रेकआउट मिलेगा 3800 के आसपास, फिर तो 4000 पार कर लेगा। बाई मोड पर है, इसमें करेक्शन जब भी आते हैं एब्जॉर्ब होती है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है टाइटन। ओके, तो निश्चित जी दोनों शेयर आपके होल्ड करने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करिए उनको आप। चलिए अगला सवाल है गुरमीत सिंह जी का, भटिंडा से। टीवी पे बैठा हूँ। जी गुरमीत जी। हाँ जी सर, मैं टीवी पे बैठा हूँ सर। मैं बठिंडा से बोल रहा हूँ, पंजाब से। हाँ सर, बोलो जी। हाँ जी, मैंने 100 शेयर तो लिया गेल जी 110 रुपए में, 210 में, और 100 शेयर जियो फाइनेंशियल लिया मैंने 372 रुपए में जी। ओके, क्या करना, क्या चाहते हो सर? इसके बारे में राय लेनी थी आपसे। अच्छा, राय दिलवाई जाती है आपको भी। गावा सर, गेल में बताइए पहले, 210 पे लिया है 100 शेयर इन्होंने। मेरे ख्याल से चलेगा, होल्ड करना चाहिए। थोड़ा पॉसिबल है, लेकिन घबराइएगा। पॉसिबल है कि 180 170 भी आ जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पर ऐड कीजिए। मैं एक बार भी नहीं कहता कि वहां आएगा, अगर आता है तो वो अच्छी जगह ऐड करने की, लेकिन इसको होल्ड कीजिए 1-2 साल के लिए। और दूसरा जियो फाइनेंस 372 पे 100 शेयर। इसको तो बेचना नहीं चाहिए, होल्ड करना चाहिए 2-4 सालों के लिए। ये स्टॉक बढ़िया है, मुझे पसंद है। अभी आप डिस्क्लोजर दोगे? 2-4 साल के लिए होल्ड करना चाहिए। गुरमीत बाजी, 2-4 साल के लिए होल्ड करोगे जियो? अरे गुरमीत बाजी टीवी सुन रहे हैं। अच्छा, ये डिस्क्लेमर तब तक आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जियो फाइनेंस और इस टीवी चैनल का स्वामित्व तो एक ही व्यक्ति के पास है। चलिए एक फटाफट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और वो सवाल है रजत सिंह का, नोएडा से। रजत जी नमस्कार। सर मेरे सवाल है, एक HPCL पे 400 रुपए की बाइंग है, 500 शेयर है, उसको होल्ड करना चाहता हूँ लंबे समय के लिए, 2-4 साल के लिए, कर सकता हूँ? 2-4 साल के लिए गावा से 2-4 साल के लिए HPCL सही रहेगा?
कंपनी तो बढ़िया है, चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, भागा है 250 to 600, नियरली डबल हो गया और क्या। लेकिन अब साइडवेज जोन पर थोड़ी गिरावट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 450 के आसपास है, जाना चाहिए ऊपर बिल्कुल। अभी ऑल गवर्नमेंट स्टॉक्स पीएसयूज इसमें तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ओके, इसको होल्ड करना चाहिए रजत जी आपको। और अभी तो खैर दाम नहीं बढ़े, लेकिन चुनाव के बाद हो सकता है पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े, फ़ायदा भी होगा इनको, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं अभी। गाबा सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। थैंक यू। अब एक सूचना भी आपके लिए, कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का ज़बरदस्त रुझान बढ़ रहा है। लोग निवेश भी करना चाहते हैं, ट्रेड भी करना चाहते हैं, लेकिन सही तरीका नहीं जानते। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए CNBC आवाज़ लेकर आया है अभी तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से जानिए कमोडिटी बाजार के गुर, सीखिए कैसे करते हैं बाजार में कमाई, जानिए एफएनओ और पोर्टफोलियो हेजिंग के तरीके, क्या है नए बाजार के डायनामिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स, कैसे पढ़ें चार्ट, ये सब कुछ। और इसके अलावा आपके क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे, लाइव सेशंस। साथ ही हमारे साथ कम्युनिटी में आपके जो भी सवाल होंगे उन सबको हम लोग एनालाइज भी करेंगे। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में जुड़ने के लिए अभी तुरंत लॉगिन करिए www.hindi.cnbctv18.com/commodity#गुरुकुल। चलिए इसी ब्रेक।